तो चलिए भाई, स्वागत है सभी लोगों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कुछ खास चर्चाएं करेंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो 11th का एग्जाम देकर 12th में प्रवेश करने वाले हैं या तो कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्कूल में आपके 11th के एग्जाम हो चुके हैं और आप 12th में होली के बाद से मेरे हिसाब से तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो अभी तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं या तो जो अभी बिल्कुल शुरुआत भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जिनका 11th पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिन्होंने 11th में कोई भी पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा तो 12th में जाहिर सी बात है आपके ना पढ़ने की आदत बरकरार रहेगी और आपको समस्याएं होंगी। ठीक है, क्योंकि जब आपकी ना पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो आप कितना भी कोशिश करो, आपका शुरू के कुछ महीने कुछ दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बेटा फिजिक्स 12th की शुरू करनी है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें जानना पड़ेगा। जैसे आप एक बार है ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस को जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग यहाँ से जो आपका 11th में जो चैप्टर है, अगर हम बोले कि भौतिक जगत बोल सकते हैं, है ना, भौतिक जगत, या तो उससे पहले इसको बोलते हैं बेटा फिजिकल वर्ल्ड, है ना, इसको क्या कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, या तो उससे पहले जो बेटा आपको मैथमेटिकल टूल्स की क्लास होती है, मैथमेटिकल टूल्स की जो क्लास होती है उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि समस्या क्या आती है, आप थ्योरी भी सीख जाते हो, डेरिवेशन भी सीख जाते हो, लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल की बारी आती है तो आपकी समस्याएं सामने आ जाएगी। इसलिए मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग यही सिखाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है ना, कहीं पे आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, क्योंकि जब आप 11 में पहुंचते हो तो सारी चीजें शुरू में ही चैप्टर्स में नहीं आती, लेकिन फिजिक्स में यूज होने लगती है। जैसे हम काइनेमेटिक्स में पहुंचते हैं, आपने देखा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे का यूज होने लगा था। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा मैथमेटिकल टूल्स की क्लास पढ़ाई जाती है, जिससे आपका कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व करें, है ना, या तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ जो आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी यूज हो रही है किस तरह यूज हो रही हो, किस तरह के यूजेस हमें फिजिक्स में मैथ के करने को मिलेंगे। अगर एक शब्दों में कहें तो यहाँ पे, है ना, एक सेंटेंस में कहें तो ये बेटा है ना फिजिक्स वाली मैथ इसको कह सकते हैं। सबसे पहले आपको फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको फिजिक्स वाली मैथ आनी चाहिए, है ना। फिजिक्स वाली मैथ मतलब यही है कि आपको ये बेसिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि 11th में आपके कुछ बच्चे बायो स्ट्रीम चुनेंगे, कुछ बच्चे आपका मैथ स्ट्रीम चुनेंगे। ठीक है, तो मैथ वाले तो कहीं ना कहीं आगे चल के इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बायो वालों के लिए ये जो मैथमेटिकल टूल्स की क्लास होगी उसको आपको अटेंड करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 11th में ये काम किया होगा तो उनकी फिजिक्स में थोड़ा समस्याएं कम होंगी। ठीक है, अगर उन्होंने बराबर पढ़ाई की होगी तो, लेकिन जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया होगा उनको समस्याएं ढेर आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में आप हमेशा फंस जाओगे। ठीक है, अभी तो आप लो लेवल के क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस उसको तो कर लोगे, लेकिन जैसे ही कहीं पे थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है, कि आपको वहां पे डेराइव करना पड़ जाएगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कतें जरूर सामने आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद, है ना, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने ये काम कर लिया है तो उसके बाद जो आपको जब स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, है ना, तो सबसे पहले तो आपको एक भी क्लासेस नहीं छोड़नी है ना, रेगुलर क्लासेस आपको करनी है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपको करनी है। ठीक, फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाए उसका आप रिवीजन करिए, है ना, डेली रिवीजन, है ना, ये काम आपको रोज करना है। ये नहीं कि बहुत ही आसान टॉपिक चल रहा है तो आपने उसको ना इग्नोर कर दिया कि आप उसको दोबारा पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको आप रिवीजन करिए, लगातार एकदम रेगुलर तरीके से एकदम अच्छे से रिवीजन करिए, और जितना भी पढ़ाया जाए उसको आप एक रफ अलग से बनाइए और उसमें आप जरूर लिखिए, है ना, जितना भी पढ़ाया जाए उसको आप जरूर लिखिए, है ना, प्रैक्टिस के तौर पे ही, चाहे एकदम गंदी राइटिंग में लिखो, लेकिन उसको एक बार याद कर लिया, एक बार पढ़ लिया, एक बार सीख लिया चीजों को, तो उसको एक बार, है ना, एक बार पूरा आपको ओवरव्यू लेना है कि हाँ हमें कितना आया, कि हमें अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो, सर हमसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो हमें बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। फिर अगली सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे जो डाउट है, सबसे बड़ी समस्या यही होती है
कि आपको चीजें नहीं समझ में आई, ठीक है, नहीं समझ में आई तो आप नहीं पूछोगे, ठीक है। तो ये जो डाउट का जो संदेह है ना, ये डाउट को अगर हम बोले संदेह जो है ना, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है। अगर एक बात आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप टीचर से पूछने में डरते हो, है ना, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि आप बेटा इस डाउट की क्लास को जरूर अटेंड करें और जो डाउट्स हो आप यहाँ पे पूछें। अब यूट्यूब में डाउट पूछने का जरिया क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, आपने ये टॉपिक पढ़ाया था तो हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है, अच्छे से, तो आप उसको फिर से एक्सप्लेन करिए, तो टीचर आपकी प्रॉब्लम को इकट्ठा करके आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बात है, ठीक है, ठीक है सर, हम है ना पढ़ने की आदत तो पड़ गई, अब बुक का रिक्वायरमेंट होता है ना, बुक का रिक्वायरमेंट होता है, सर बुक कौन सी ले। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, कोचिंग जाना स्टार्ट करते हो, तो आप ये चाहते हो कि हमारे पास, है ना, हमारे पास एकदम अच्छी बुक पहले से ही अवेलेबल हो जाए, ठीक है, मतलब पहले से सारी किताब कॉपी हो, फिर हम उसके बाद स्कूल जाना पढ़ना, है ना, पढ़ना शुरू करेंगे, ऑनलाइन पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन पहले हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो हम लोग की नोट्स होगी, जो आप यहाँ पे प्रॉपर बनाओगे, ठीक है, नोट्स तो बहुत यूजफुल है, लेकिन उसके अलावा बुक, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, है ना, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर आप बोर्ड लेवल की, अभी हम केवल बात करेंगे, ठीक है, अगर हम केवल बोर्ड लेवल की बात करें तो आप बेटा बालाजी ले सकते हो, है ना, बालाजी ले सकते हो, कुमार मित्तल है, ठीक है, कुमार मित्तल है। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस प्रॉब्लम लगाना चाहते हो तो डीसी पांडे सर की किताब है ना, और फिर एससी वर्मा, है ना, कॉन्सेप्ट के लिए आप ले सकते हो, एससी वर्मा सर की बुक है, ठीक है। और इसके बाद आपको लास्ट में एग्जाम टाइम में पीवाईक्यू तो जरूर करना है, चाहे वो आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। अगर यहाँ पर एनसीईआरटी तो हम भूल ही गए, एनसीईआरटी तो सबके पास होगी, इसलिए हमने इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी तो भैया पढ़ना बहुत जरूरी है ना, सबसे अच्छी बुक एनसीईआरटी है, उसमें ही सारा सब कुछ लिखा है, लेकिन फिजिक्स के लिए रेफरेंस की हेल्प आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो बच्चे सीबीएसई हैं, ठीक है, तो वो लोग एनसीईआरटी तो कंपलसरी है कि उनके पास एनसीईआरटी होगी, बिना मेरे बताए वो पहले से भी खरीद लिए होंगे कि हाँ एनसीईआरटी चलेगी। फिर इसके बाद वो ले सकते हैं एसएल अरोरा, है ना, एसएल अरोरा, बाकी कंपटीशन के लिए तो एज यूजुअल आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बात बुक की, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं आपके, है ना, 11th और 12th दोनों क्लासेस के सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात कर लेंगे कि कौन सी चीजें हैं, किसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर हम बेसिक बात करें तो आपकी जो क्लास 11th की फिजिक्स होगी, बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों क्लासेस को लेके चलेंगे, क्योंकि जो बच्चा नीट और जेईई का तैयारी कर रहा होगा तो उनके लिए ये है ना, उनके लिए 11th और क्लास 12 अलग अलग नहीं होगा, उनके लिए ये दोनों सिलेबस कॉमन होंगे, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहला जो चैप्टर आता है यहाँ पे, है ना, तो हम लोग बेसिक से एकदम शुरू करते हैं, चैप्टर 0, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैथमेटिकल टूल्स, है ना। यूनिट में हम लोग बात करेंगे, यूनिट्स में बात करेंगे, जिसके अंदर, है ना, रेफरेंस के हिसाब से तो ढेर सारे चैप्टर हो जाएंगे, हम लोग एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बात करेंगे, एनसीईआरटी पैटर्न के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर 1 जो आएगा बेटा हम लोग का फिजिकल वर्ल्ड होगा, सबने पढ़ रखा होगा अच्छे से, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत इसको कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भौतिक जगत इसको कहा जाता है। दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। फिर तीसरा आपने पढ़ा होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, ठीक है। चैप्टर के नाम में हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना सबको पता है, ठीक है। फिर चैप्टर 4 आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, सॉरी मोशन इन अ प्लेन आया होगा ना, 5वां एनसीईआरटी में मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर 5 बेटा जो डिस्कस हुआ होगा वो होगा लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम।
फिर इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 इज वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज चैप्टर 7 मोशन ऑफ रिजिड बॉडी एंड सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है ना, या तो बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 8 इज ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन सबको पता है, भली बात ही है ना, गुरुत्वाकर्षण इसको कहेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन को क्या बोलेंगे बेटा, गुरुत्वाकर्षण कहेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। इट मींस ठोसों के यांत्रिक गुण, ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण, ये बात हो जाएगी, ठीक है। फिर द चैप्टर 10 इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, द्रवों के यांत्रिक गुण। फिर उसके बाद चैप्टर 11 हीट एंड हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर, है ना, या तो बोल सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसको बोल सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी सिलेबस, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। एंड द चैप्टर 12 इज थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी इसको बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, ठीक है। एंड द चैप्टर 13 इज केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत, ठीक है। और चैप्टर 14 ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशन, दोलन, ऑसिलेशन